सबसे पहले सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको नमस्कार है कि आप हमारे छोटे से बुलावे पे यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं और एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने की जिम्मेदारी आप बड़ी ईमानदारी से निभा रहे हैं और हमारी आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तो आपका धन्यवाद और आपको पुनः नमस्कार है। देखिए पत्रकार साथियों, हमारी 7 फरवरी से कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा शुरू हुई और 7 फरवरी को कन्याकुमारी में एक बहुत बड़ी महापंचायत हुई। उसके बाद तमिलनाडु में 4-5 दिन हमारी यात्रा रही, जगह जगह बड़ी बड़ी महापंचायतें हुई। उसके बाद कर्नाटका में यात्रा गई, वहां से आंध्र प्रदेश में, उसके बाद तेलंगाना में, फिर महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, और उसके बाद अभी यात्रा वो उत्तर प्रदेश में चल रही है। आज हमारा बुलंदशहर में एक बहुत बड़ी किसानों की महापंचायत हुई। कल मेरठ के अंदर महापंचायत होनी है और परसों उत्तर प्रदेश के बागपत में होनी है। उसके बाद 27 तारीख को दोपहर 3:30 बजे वो यात्रा पानीपत जिले के माध्यम से हरियाणा में प्रवेश करेगी, जहां पे सनोली टोल पे उस यात्रा का बहुत भव्य बड़ा स्वागत किया जाएगा। उसके बाद शाम को पानीपत के ही बबैल गांव में एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद बिंझोल गांव में रात्रि विश्राम है। 28 तारीख को मेवात में एक बहुत बड़ी पंचायत का आयोजन किया जा रहा है। 1 तारीख को 1 मार्च को जींद की जाट धर्मशाला में पूरे स्टेट लेवल की एक बहुत बड़ी महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जहां किसानों से विचार चर्चा भी करी जाएगी और उस यात्रा का स्वागत भी किया जाएगा। उसके बाद 1 तारीख को ही अलग अलग जगह स्वागत कार्यक्रम होंगे, जैसे नारनौंद में माजरा प्याऊ पे होगा, फिर मैया टोल पे होगा, मिर्जापुर पे हिसार बाईपास पे होगा। उसके बाद काजला गांव में किसानों से संवाद होगा। फिर रात्रि जो विश्राम होगा वो फतेहाबाद में होगा। 2 तारीख को फतेहाबाद के अंदर किसानों की बड़ी पंचायत होगी। शाम को रानिया में कार्यक्रम होंगे और 3 तारीख को सुबह ओढ़ा में सिरसा के अंदर पंचायत होगी और शाम को डबवाड़ी में स्वागत कार्यक्रम होंगे। उसके बाद यात्रा राजस्थान में प्रवेश कर जाएगी। ये यात्रा इस यात्रा का जो एक चरण है वो 11 तारीख को खत्म होगा, 11 मार्च को खत्म होगा। 11 मार्च को जम्मू कश्मीर के सोपोर में, जो एशिया की सबसे लार्जेस्ट एप्पल मंडी है, सबसे बड़ी सेब की मंडी है, वहां पे किसानों की बहुत बड़ी पंचायत का आयोजन किया जा रहा है 11 मार्च को। उसके बाद एक चरण खत्म हो जाएगा और फिर 19 मार्च को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में एक राष्ट्रीय स्तर की बहुत बड़ी किसानों की 1 दिवसीय महारैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर से हजारों लाखों की संख्या में किसान पहुंचेंगे। और उस महापंचायत के बाद देश भर के हजारों लाखों गांव से जो हमने प्रस्ताव पारित करा रखे हैं अपनी मांगों के समर्थन में, वो प्रस्ताव, उन प्रस्तावों की कॉपी हम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाने का कार्य करेंगे और उन तक ये बात बताने का कार्य करेंगे कि ये पूरे देश के किसानों की भावनाएं हैं और इन देश के किसानों की भावनाओं का आपको सम्मान करना चाहिए। तो मैं आप सबके माध्यम से पूरे हरियाणा वासियों को, खासकर नरवाना के भाइयों को, जींद के किसान भाइयों को ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं कि 1 मार्च को सुबह 10 बजे आप अधिक से अधिक संख्या में जींद की जाट धर्मशाला में पहुंचिए और जो वहां पे महापंचायत हो रही है उस महापंचायत को ऐतिहासिक महापंचायत बनाइए। ऐसा मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के सभी किसान भाइयों से निवेदन है। और टोटल मिला के 8 मांगे हैं इस यात्रा की, लेकिन जो 2 सबसे प्रमुख मांगे हैं, पहली तो ये है कि एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए। इसके अलावा जो ये भारत अमेरिका व्यापार समझौता होने जा रहा है, जिसके फ्रेमवर्क पे हस्ताक्षर हो गए हैं, इस व्यापार समझौते के अंदर भारत के खेती, डेयरी और पोल्ट्री सेक्टर को किसी भी कीमत पे, किसी भी सूरत में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। तो इनको लेके हम तमाम जगह पंचायतें कर रहे हैं, तमाम जगह मार्च हो रहे हैं, पैदल मार्च हो रहे हैं, ट्रैक्टर मार्च हो रहे हैं और पूरे देश के किसानों का बड़ा भरपूर जन समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है। और हमें उम्मीद है कि 19 मार्च को जो दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में महापंचायत होगी वो बहुत बड़ी महापंचायत होगी। सर, अब तो जो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उन्होंने जो ट्रम्प के टैरिफ थे वो ऑलरेडी खत्म ही कर दिए हैं। तो अब किस बात का डर है कि भाई जो डेयरी प्रोडक्ट है और फसलों का, अब तो डर ही नहीं है कोई इस बात का। देखिए, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने को पर्टिकुलर चीजों के लिए वो अपना फैसला दिया है। ये ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहे हैं। आप इस ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर देखोगे, इसमें बाकायदा जो उसका फ्रेमवर्क हुआ है, फ्रेमवर्क पे जो हस्ताक्षर हुए हैं, उसके बाद जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आई है, उस ज्वाइंट स्टेटमेंट में क्लियरली ये लिखा गया, अगर मैं हूबहू शब्द बाई शब्द आपको बताऊं, तो भारत अमेरिका की तरफ से जो साझा वक्तव्य जारी हुआ, उस साझे वक्तव्य में लिखा गया है कि इंडिया विल एलिमिनेट और रिड्यूस टैरिफ ऑन ऑल यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स एंड अ वाइड रेंज ऑफ यूएस एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्ट्स एंड एडिशनल प्रोडक्ट्स। अब जो सबसे खतरनाक बातें हैं उसमें वो ये है कि भाई एडिशनल प्रोडक्ट लिख दिया लास्ट में और शुरुआत में वाइड रेंज ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्ट्स लिख दिया। अब आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं सारे, आप हमसे ज्यादा बेहतर चीजों को समझते हैं, ज्यादा बेहतर हमारे से चीजों का आप विश्लेषण करते हैं। जब उसमें ये लिख दिया कि वाइड रेंज ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्ट्स मंगवाए जाएंगे, तो आप उस शब्द वाइड रेंज को परिभाषित कैसे करेंगे?
किसी के लिए वाइड रेंज में 5 प्रोडक्ट आ सकते हैं, किसी के लिए वाइड रेंज में 500 प्रोडक्ट भी आ सकते हैं, किसी के लिए 5000 भी आ सकते हैं। तो जानबूझ के उस समझौते के अंदर ऐसे लूप होल छोड़ने का प्रयास किया जा रहा है जिनको बाद में एक्सप्लॉइट किया जाएगा। इसके अलावा उसी जॉइंट स्टेटमेंट में लिखा गया है कि इंडिया एग्रीज टू एड्रेस द नॉन टैरिफ बैरियर ऑन यूएस एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्ट्स, यानी जो नॉन टैरिफ बैरियर लगाए जाते थे उनको हटाने के लिए भी, उसको हटाने के लिए चर्चा करने के लिए भारत सरकार तैयार हो गई है। जबकि हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे यहां तो मात्र 200-300 तरह के नॉन टैरिफ बैरियर लगाए जाते हैं, लेकिन अमेरिका स्वयं, जो बाहर से अमेरिका के अंदर प्रोडक्ट्स आते हैं, अमेरिका उनके ऊपर 6,500 से भी ज्यादा तरह के नॉन टैरिफ बैरियर लगाता है। तो उन टैरिफ बैरियर्स को हटाने की कोई बात नहीं करी जा रही है। तो इसीलिए ये कोई समझौता नहीं है, मैं इसको समझौता नहीं मानता, क्योंकि समझौता द्विपक्षीय होता है, समझौता दो तरफा होता है। ये तो सारी चीज एक तरफा करी जा रही है और ये कोई समझौता नहीं, ये भारत के किसानों के लिए, भारत की खेती के लिए एक तरीके का मौत का फरमान है। और आप एक चीज और महत्वपूर्ण देखिए, 7 तारीख को फ्रेमवर्क पे हस्ताक्षर होते हैं, उसके बाद 2-3 दिन के बाद अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उनके ऑफिस को, जिसको व्हाइट हाउस ही बोला जाता है, व्हाइट हाउस की तरफ से एक फैक्ट शीट जारी करी जाती है और उसमें यह लिखा जाता है कि भारत अमेरिका से कुछ दालें भी मंगवाएगा। लेकिन जब लोगों ने विरोध किया, उसके खिलाफ आवाज उठाई, तो 3 दिन के बाद वो फैक्ट शीट में पल्सेस यानी दालों का शब्द हटा दिया जाता है और नई फैक्ट शीट अपलोड कर दी जाती है। अब वो कोई दुकानदार का भाई खाता तो है नहीं कि वहां गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, गलती से किसी ने लिख दिया गया होगा। तो बहुत सोच समझ के लिखा जा रहा है, तो लोगों की नब्ज को टटोला जा रहा है। सरकार ये देख रही है कि किसानों में कितना गुस्सा है, किसानों में कितनी नाराजगी है इस चीज को लेके। उसके बाद सरकार मार्च के आखिर में या अप्रैल के शुरू में उस पर पूरे समझौते के ऊपर हस्ताक्षर करने का मन बना रही है। तो इसलिए मैं देश के तमाम किसानों से प्रार्थना करना चाहता हूं, तमाम किसानों से विनती करना चाहता हूं कि आप शांतिपूर्ण तरीके से, अनुशासन में रहते हुए अधिक से अधिक संख्या में इकट्ठे होकर अपनी आवाज ऐसे किसी भी समझौते के खिलाफ उठाइए। अभिमन्यु जी, जैसे पहले 2021 में किसान आंदोलन हुआ था, 13 महीने चला था, तो क्या अब भी उसी प्रकार का आंदोलन हो सकता है जिस प्रकार से ये जो टैरिफ लगाया गया? देखिए, ये चीजें समय और परिस्थिति बताएंगी। स्वरूप आंदोलन का जरूरी नहीं है कि एक समान हो, समय के साथ स्वरूप में बदलाव हो सकते हैं। तो क्या स्वरूप होगा, क्या नहीं होगा, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन देश के किसानों में बहुत भारी नाराजगी है इस व्यापार समझौते को लेकर, देश के किसानों में भारी रोष है। और मैं आपके संज्ञान में ये भी लाना चाह रहा हूं कि देखिए, समय की विडंबना देखिए, हमारे देश के किसानों का दुर्भाग्य देखिए कि 2014 से पहले जब कांग्रेस सत्ता में होती थी, वो व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करने का प्रयास करती थी, बीजेपी वाले विपक्ष में रह के उसका विरोध करते थे। आपको सैकड़ों ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस रिलीज मिल जाएंगी 2014 से पहले की, जिसमें बीजेपी ने यह डिमांड करी कि इन मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर ना किए जाएं और इनके ऊपर पहले संसद में चर्चा कराई जाए। 2014 में समय का काल चक्कर घूमा, बीजेपी सत्ता में आई, कांग्रेस विपक्ष में चली गई। आज वो कांग्रेस इन मुक्त व्यापार समझौतों का विरोध कर रही है, लेकिन बीजेपी जो 2014 से पहले मुक्त व्यापार समझौतों का विरोध करती थी, आज वो धड़ल्ले से मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करने में लगी हुई है। तो इसका मतलब इन पॉलिटिकल पार्टीज का कोई मॉरल स्टैंड है ही नहीं, मॉरली ये पूरे तरीके से खाली हो चुके हैं। अब ये बीजेपी की जो सरकार है, ये संसद में चर्चा क्यों नहीं करा रही इसके ऊपर? भाई 2014 से पहले इनकी तो मांग थी ना कि ऐसा कोई भी मुक्त व्यापार समझौता हो तो पहले संसद में चर्चा कराई जाए। तो अब ये चर्चा से क्यों भाग रहे हैं, अब ये चर्चा से पीछे क्यों हट रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए देश के किसानों को जागरूक होना चाहिए, उनको जागरूक करने का हम प्रयास कर रहे हैं। आज भी हमारी नरवाना के कई गांवों में मीटिंग थी। हमने जुलेड़ा से शुरू किया, उसके बाद खिडवाड़ी में गए, उसके बाद सुलेड़ा में गए, कालवन में गए, धमतान में गए, उसके बाद उझाड़ा में गए, बेलरखा में गए। तमाम जगहों पे मीटिंग हुई और किसानों ने विश्वास दिलाया कि 1 तारीख को, 1 मार्च को बहुत बड़ी संख्या में वो जींद की जाट धर्मशाला में। अभिमन्यु जी, हमारी अर्थव्यवस्था की सबसे मजबूत कड़ी किसान वर्ग माना जाता है, तो ऐसे में ये जो टैरिफ है ये लगाया गया है, तो इसको आप क्या मानते हैं, क्या मकसद है इसका? देखिए, ये सारी जो नीतियां बन के आती है ना, ये सारी नीतियां वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO से बन के आती हैं और वहां से ये नीतियां आके जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपी जा रही हैं। तो इसीलिए इन नीतियों का विरोध करना बहुत जरूरी है। और तमाम सरकारों के, चाहे इससे पहले वाली सरकारें रही हो या वर्तमान सरकारें रही हो, उनके एजेंडे में किसान है ही नहीं। उनकी सोच ये है कि खेती को इतना घाटे का सौदा बना दिया जाए कि किसान कल को अपनी जमीन बेचने पे खुद मजबूर हो जाए, और जब किसान मजबूर हो जाएगा, कर्ज की वजह से किसान परेशान हो जाएगा, उसके बाद बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने औने पौने दामों में ये जमीन ले लेंगे और फिर वो किसान
जो खेती किसानी को छोड़ने पे मजबूर हो जाएगा, फिर वो बहुत सस्ते मजदूर के तौर पे उपलब्ध हो जाएगा, और वही कॉर्पोरेट घराने जिन्होंने ये जमीन औने पौने दामों पे जिनकी खरीदने की मंशा है, वो फिर उन किसानों को बंधुआ मजदूर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। अभी उन्होंने जो आपने यात्रा शुरू की है, किसान जागृति यात्रा, इसका कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, बहुत शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे, अगर आप स्थानीय मीडिया को कवर करेंगे, बहुत जबरदस्त किसानों का रिस्पॉन्स मिल रहा है। हमने कन्याकुमारी से अपनी यात्रा शुरू करी, तो कन्याकुमारी में जहां से समुंदर शुरू हो जाता है, जहां से मेनलैंड इंडिया का मतलब लास्ट पॉइंट है, उसके बाद भारत के सिर्फ द्वीप समूह बचते हैं, तो उस पॉइंट पे जहां पे स्वामी विवेकानंद जी की बहुत बड़ी मूर्ति लगी है, महात्मा गांधी जी की मूर्ति लगी है, वहां पे हमने किसानों की पंचायत करके इस यात्रा को शुरू किया। उसके बाद हम मदुरई में गए, मदुरई में हमारी किसानों की पंचायत हुई, फिर नागापट्टिनम में किसानों की हमारी पंचायत हुई, इसके बाद पौंडीचेरी में गए, पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री जी से भी हमारी मुलाकात हुई, उसके बाद चेन्नई के नजदीक तिरुपुरूर में हमारी पंचायत हुई, फिर सेलम में पंचायत हुई, उसके बाद कर्नाटका के मैसूर में पंचायत हुई, फिर बेंगलोर में हमारा कार्यक्रम हुआ, वहां से मुख्यमंत्री जी से भी मिले, उसके बाद चिकबल्लापुर में हमारी किसानों की पंचायत हुई, उसके बाद आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में स्वागत हुआ और पंचायत हुई किसानों की, फिर तेलंगाना के हैदराबाद में जो तेलंगाना का जो एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर कमीशन है, उनके चेयरमैन से हमारी मुलाकात हुई, फिर महाराष्ट्र में राजनांदगांव में जो पुणे के नजदीक पड़ता है, वहां बहुत ही भव्य और ऐतिहासिक किसानों की पंचायत हुई, उसके बाद मध्य प्रदेश में जगह जगह, बैतूल में हमने स्वागत हुआ, मुल्ताई में हम उस जगह भी गए जहां पे 1998 में उस समय की कांग्रेस की दिग्विजय सिंह सरकार ने 24 किसानों को गोलियों से भून के शहीद कर दिया था। जो किसान अब खराब फसलों का मुआवजा मांग रहे थे, हम उस शहीद स्मारक पे भी गए, उन किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करी। उसके बाद इटारसी में बड़ी महापंचायत हुई, फिर अशोकनगर में, भोपाल के अंदर हुई, शिवपुरी में, ग्वालियर में बड़े कार्यक्रम हुए, उत्तर प्रदेश के कानपुर में, फिर लखनऊ में, फिर बरेली में, कल हमारा कार्यक्रम हाथरस में और संभल में था, आज बुलंदशहर में पंचायत हुई है, कल मेरठ में होगी, उसके बाद बागपत में होगी, और 27 तारीख को दोपहर 3:30 बजे यात्रा हरियाणा में प्रवेश कर जाएगी। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किसानों का मिल रहा है। उन्होंने जो 2021 का जो किसान आंदोलन था, उसको मेनली ये कहा गया था कि पंजाब, हरियाणा और यूपी और राजस्थान का सिर्फ 4 स्टेटों का बताया गया था। और जैसे आप यात्रा निकाल रहे हो, अगर अब आंदोलन हुआ, क्या वो देशव्यापी आंदोलन होगा? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि 2020-21 वाले आंदोलन की बात करें या 2024-25 वाले आंदोलन की बात करें, जब भी कोई सड़क रोकने की या रेल रोकने की कॉल दी जाती थी, तो वो दक्षिण भारत में बड़े ही प्रभावी ढंग से लागू होती थी। लेकिन क्या है कि जो एक मुख्य धारा की मीडिया है, जिसकी जिम्मेदारी बनती है कि सभी खबरें देश के सभी लोगों तक पहुंचाई जाए, वो अपनी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सही से नहीं निभा पा रही है। उसकी वजह से वहां के जो कार्यक्रम होते हैं, वहां के जो आंदोलन होते हैं, उनकी सूचनाएं हमें नहीं मिल पाती है। लेकिन यदि आप वहां के इंडिपेंडेंट मीडिया चैनल्स को आप देखेंगे, जैसे आप इंडिपेंडेंट पत्रकारिता कर रहे हैं, तो उनकी भाषा में वो सारे प्रोग्राम वहां पे कवर किए जाते हैं और बड़े बखूबी ढंग से होते हैं। अभी कर्नाटक के अंदर बेलगाम में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ गन्ने का रेट बढ़ाने को लेके, लेकिन उसकी कवरेज नहीं हो पाई। अपनी हिंदी हर्टलैंड में उसके ऊपर कोई किसी पत्रकार ने, किसी अखबार ने कोई कवरेज नहीं करी। तो पहले भी वो पूरे तौर पे सक्रिय रहे हैं, आज भी वो सक्रिय हैं, बहुत भव्य स्वागत हुआ, आपने स्वयं भी देखा है वहां के कार्यक्रम कैसे हुए हैं। तो आगे भी वो बड़ी मजबूती से कार्यक्रम में रहेंगे और 19 मार्च को बड़ी संख्या में वो दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में पहुंचेंगे। उससे पहले जो 1 मार्च को हमारी जींद की जाट धर्मशाला में पंचायत है, वहां भी दक्षिण भारत के किसान नेता पहुंचेंगे। अब उन्होंने जो संयुक्त मोर्चा की मीटिंग हुई है अब परसों कुरुक्षेत्र में, जी, क्या उसका भी आपके पास कोई मैसेज गया था? नहीं, हमारे पास उसकी कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अच्छी बात है वो साथी भी इन तमाम मुद्दों पे संज्ञान लेके आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। हम लगातार इन मुद्दों के ऊपर आवाज उठा रहे हैं और लोगों का जन समर्थन मिल रहा है। तो सारे साथी प्रयास करें और मिलजुल के ही इन मांगों को पूरा कराया जा सकता है। अभिमन्यु जी, जो किसान संगठन है, सभी के सभी क्या एक बैनर के नीचे आकर आपकी जो किसान जागृति यात्रा चल रही है, इसमें सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, सबका स्वागत है, खुले मन से, हम खुले दिल से, बड़े दिल से सबका स्वागत करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अगर आप बात करेंगे आंध्र प्रदेश में कुर्नूल में, तो किसान सभा वाले साथियों ने हमारा स्वागत किया। वो हमारे फोरम में बेशक ना हो, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इन मुद्दों से सहमत हैं और इन मुद्दों के ऊपर आपके हम साथ हैं। तो उन्होंने बहुत शानदार तरीके से स्वागत किया, बहुत बड़ा मैसेज पूरे देश के अंदर गया। तो ये मांगे तो सबकी कॉमन है ना, सारे किसान चाहते हैं, सारे किसान संगठन चाहते हैं कि एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून होना चाहिए। सारे किसान संगठन चाहते हैं किसानों की कर्ज माफी होनी चाहिए, मजदूरों की कर्ज माफी होनी चाहिए। सब लोग ये चाहते हैं कि भारत अमेरिका के मध्य जो ये व्यापार समझौता होने जा रहा है, इस व्यापार समझौते से भारत के खेती, डेयरी, पोल्ट्री सेक्टर को बाहर रखा जाए। ये सबकी कॉमन डिमांड है। तो कॉमन मिनिमम एजेंडा बना के, अगर किसी को कोई ईगो की प्रॉब्लम है या किसी को किसी और तरीके की प्रॉब्लम है या किसी मुद्दे पे वैचारिक मतभेद है, तो उन मुद्दों को साइड में रख के जिन मुद्दों पे हमारी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, उन मुद्दों पे मिलजुल के लड़ाई लड़नी चाहिए।
जब हम मिलजुल के लड़ाई लड़ेंगे तभी हम सरकार को झुका पाएंगे। अभिमन्यु जी, आपकी विदिशा में 2-3 दिन पहले प्रोग्राम था जहाँ से हमारे कृषि मंत्री आते हैं जी। और वहाँ आप ये आवाज उठा रहे थे कि जो मक्का का MSP है वो 2400 है और वहाँ 1200 या 1500 के आसपास बिक रहा है जी। तो मतलब क्या नॉर्थ से भी बुरा हाल है वहाँ पर? देखिए, मैं आपको 2 फसलों का उदाहरण देता हूं, मक्का और सोयाबीन का। मक्के का MSP 2400 रुपया प्रति क्विंटल है, लेकिन मक्का 1200-1300 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। और विदिशा लोकसभा क्षेत्र, जहां से हमारे माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आते हैं, वहां के सैकड़ों गांव के लोगों ने जो प्रस्ताव हम पारित करा रहे हैं अपनी मांगों के समर्थन में, जो 19 मार्च को देश के प्रधानमंत्री जी को सौंपने हैं, सैकड़ों गांव से लोगों ने उन फॉर्म्स पे, उन प्रस्तावों पे हस्ताक्षर करके उनको पारित करा के हमें सौंपने का कार्य किया। हमारे देश के कृषि मंत्री जी, जब हमारी 7 दौर की बातचीत चल रही थी, जब बार बार कहते थे MSP थी, MSP है, MSP रहेगी, वो कहां चली गई भाई MSP? कहां चले गए वो आपके MSP के वादे? कहां चले गए आपके वो दावे? अगर आप सोयाबीन की बात करेंगे, जैसे ही ये मुक्त व्यापार समझौते के फ्रेमवर्क पे साइन हुए और भारत सरकार ने कहा कि हम सोयाबीन का तेल बाहर से मंगवाएंगे, सरकार कह रही है कि हम सोयाबीन तो बाहर से नहीं मंगवाएंगे, लेकिन सोयाबीन का तेल मंगवाएंगे। अरे भाई, जब तेल ही बाहर से आ गया सोयाबीन का, तो यहाँ का किसान सोयाबीन की खेती करके करेगा क्या? क्या होगा उस चीज से? तो जैसे ही ये फ्रेमवर्क पे साइन हुए मोर साहब, उसके सोयाबीन के और मक्के के दाम 300 से 400 रुपया प्रति क्विंटल और गिर गए। ये इसका असर आया है। तो वहां बिल्कुल भी MSP नहीं मिल रही है और पूरे देश में किसानों की स्थिति बड़ी बुरी है। अगर हम हरियाणा में देख लें, बाजरा की अब की बार क्या स्थिति थी? 2700 रुपए के आसपास प्रति क्विंटल उसका MSP था। हरियाणा सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी जी ने कहा कि हम 575 रुपए भावांतर के तहत देंगे। चलो, बहुत अच्छी बात है, वो दिए भी है किसानों को, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बाजरा बिका कितने में है? प्राइवेट खरीद कितने में हुई है? 1700-1800 में। अगर उसमें 575 रुपया जोड़ भी लिया जाए, 1800 में आपने 575 रुपया जोड़ लिया तो 2375 हो गए। तो MSP से तो जब भी 400 रुपए, 375 रुपए कम रह गया, तो प्रति क्विंटल किसान की 350 से 400 रुपए की तो लूट हुई है। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप धान की बात कर लो, कितना बड़ा धान घोटाला हरियाणा में होता है हर साल। अब की बार तो उस धान घोटाले ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हमने तमाम जगह मंडियों में जाके देखा, हमें धरने देने पड़े। सरकार कहती है कि भाई MSP था, MSP है और MSP रहेगा। हरियाणा सरकार कहती है हमने MSP पे खरीद की गारंटी का कानून बना दिया, लेकिन कहां गया वो आपका MSP? जब PR जीरी, जिसका MSP 2389 रुपया प्रति क्विंटल था, वो किसान 2019, 1821 में बेचने पे मजबूर हो रहा था। और वहां पे जो पूरे मिलर्स होते हैं और जो अधिकारी होते हैं, वो मिलकर ऐसा नेक्सिस बना देते हैं, एक ऐसा गठजोड़ बना देते हैं, कभी मॉइस्चर के नाम पे, कभी डिस्कलर के नाम पे, कभी दाना ब्रोकेज होने के नाम पे, उस किसान की फसल ही नहीं लेते। उसे ये कहते हैं कि भाई 1700, 1800, 2021 में देता हो तो दे दे। किसान के खाते में पूरे रुपए आ जाते हैं, फिर किसान को मजबूर किया जाता है कि भाई 200 रुपए, 300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से निकलवा के तू वापस दे। अगर वो नहीं करता है तो फिर उसको परेशान किया जाता है, उससे खरीदा नहीं जाता। और कई जगह तो ऐसी घटनाएं हमने पकड़ी, उसके खिलाफ कार्रवाई कराई हमने, तो पहले ही एडवांस में पैसे ले लेते हैं किसानों से, प्रति क्विंटल के 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया। तो पूरे तरीके से लूट का गोरख धंधा ये चला हुआ है और सभी किसानों को एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अभिमन्यु जी, एक सवाल है, जैसे कोई भी आंदोलन होता है ना, तो उस समय तो मजबूती दिखती है किसानों की, की बात है जब विरोध। चुनाव और आंदोलन दो बिल्कुल अलग अलग मुद्दे हैं। अब कोई आंदोलन होता है तो उसमें तो सभी पार्टियों के वोटर है जो किसान बन के शामिल होते हैं, लेकिन जब चुनाव आ जाता है सब अपनी अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी अपनी समझ के अनुसार वोट करते हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में इशू बेस्ड वोटिंग नहीं हो रही है। अभी हमारा लोकतंत्र को और ज्यादा मैच्योर होने में समय लगेगा कि जब लोग अपने मुद्दों पे वोट डालना शुरू कर दें, वो एक बहुत बेहतर स्थिति होगी। लोग खेती के मुद्दों के ऊपर वोट डालें, लोग स्वास्थ्य के मुद्दों के ऊपर वोट डालें, लोग शिक्षा के मुद्दों के ऊपर वोट डालें, लोग रोजगार के मुद्दों के ऊपर वोट डालें। लेकिन उस चीज को अभी समय लगेगा, उस चीज के लिए अधिक से अधिक जागरूकता करने की आवश्यकता भी है। तो यहाँ पे मुद्दों पे तो वोटिंग होती ही नहीं है। तो इसलिए मेरा आपसे ये निवेदन है कि इलेक्शन अलग चीज है और आंदोलन अलग चीज है। मैसेज कोई आपका? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, पूरे प्रदेश के, जींद जिले के, निर्माणा के किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि जो हम ये आंदोलन लड़ रहे हैं, जो ये MSP गारंटी कानून का मुद्दा है, जो ये यात्रा चल रही है, जो भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते से भारत के खेती, डेयरी और पोल्ट्री सेक्टर को बाहर रखने की जो सख्त आवश्यकता है, इस मुहिम में आप अधिक से अधिक संख्या में आप साथ दीजिए और 1 मार्च को
1 मार्च को आप अधिक से अधिक संख्या में जींद की जाट धर्मशाला में सुबह 10 बजे पहुंचिए। अभिमन्यु जी एक सवाल, लास्ट सवाल ले रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह है, उनसे जब किसान आंदोलन के बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन सिर्फ पंजाब का आंदोलन था, बाकी देश के किसान सिर्फ 6000 जो मिलते हैं पैसे उसी से खुश है। देखिए, मुझे लगता है कि राव इंद्रजीत सिंह जी अब बुजुर्ग व्यक्ति हो गए हैं, इसलिए वो बुजुर्ग होने की वजह से चीजों को वो सही से नहीं समझ पा रहे हैं, चीजों का विश्लेषण वो सही से नहीं कर पा रहे हैं। उनके मन में एक बड़ी टीस है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, इसीलिए वो मुख्यमंत्री न बन पाने की वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो बड़े परेशान रहते हैं। तो परेशान रहते हैं तो फिर उनके बयान भी उल्टे पुल्टे आने लग जाते हैं। अभी आप देखिए कि अभी तमिलनाडु में हमारी यात्रा को इतना जन समर्थन मिला, अभी उत्तर प्रदेश में जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है, हरियाणा में अभी आप देखिएगा परमात्मा के आशीर्वाद से, वाहिगुरु के आशीर्वाद से, सभी किसान भाइयों के सहयोग से बहुत ऐतिहासिक वो यात्रा हरियाणा में होगी। तो हर जगह किसानों के मन में रोष है, हर जगह किसानों के मन में नाराजगी है और किसान अपने आप को खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2011 में यदि किसी व्यक्ति ने संवैधानिक पद पर बैठे हुए सबसे पहले एमएसपी गारंटी कानून बनाने की सिफारिश करी थी तो उनका नाम माननीय नरेंद्र जी मोदी जी है। लेकिन 2014 में वो प्रधानमंत्री बने, 12 साल उनको प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठे हुए हो गए, लेकिन 2011 में जो उन्होंने खुद की रिपोर्ट दी थी तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, उस रिपोर्ट को वो स्वयं भूल गए और उस रिपोर्ट को लागू वो नहीं कर रहे हैं। इसलिए किसान पूरे देश का ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जहां तक बात 6000 रुपए की है, आप मुझे बताइए, मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण लेता हूं। अगर हम पीआरजेडी की बात करें, 250 रुपए, 300 रुपए, 350 रुपए का कट हर किसान को लगा है प्रति क्विंटल पे। तो अगर 25 क्विंटल की भी, 25 से 30 क्विंटल की भी अगर आप औसत मान लेंगे तो प्रति एकड़ प्रति फसल किसान को 7500 रुपए का नुकसान हो गया। इसी तरीके से आप अन्य फसल की बात करेंगे, उसमें भी 8-10 हजार का नुकसान हो गया। मान लीजिए आप सरसों की बात करें तो सरसों का जो एमएसपी है लगभग 5500 और 6000 के बीच में है। वो अगर सरसों जैसे पिछली बार बिकी 4500, 4000, 3900, 4500, 4700 रुपए में बिकेगी, किसान को प्रति क्विंटल 800 से 1000 रुपए का नुकसान होता है। और उसकी अगर आप 1 एकड़ में 7 से 8 क्विंटल की भी आप औसत पैदावार मान लेंगे तो 7-8 हजार का तो उसको नुकसान हो गया एमएसपी ना मिलने की वजह से। तो इसी तरीके से मेरा ये कहना है कि एमएसपी जो नहीं मिल रहा उसकी वजह से किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और ये मात्र 6000 रुपए का झुंझुना पकड़ा के किसानों का भविष्य नहीं बदल सकता। थैंक यू।